ठीक है, तो पहले हम लोग सवाल को समझ लेते हैं। पहले ए पार्ट में तो सिंपल लॉ को डिफाइन करना है, वो तो कर देंगे। दूसरे पार्ट में ये है कि हमारे पास एक वायर है जो कि ए वाई की डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव ए वाई की डायरेक्शन में, जिसमें करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पेयर की। अब सवाल में ये कहीं पे नहीं बताया हुआ है कि वायर यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। मतलब ये वायर जो है इनफाइनाइट वायर है। अब दूसरा पार्ट इसका फिर ये है कि 20 एम्पेयर की करंट अलॉन्ग माइनस ए जेड की डायरेक्शन में जा रही है, मतलब नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में। उसमें भी ये नहीं बताया हुआ है कि वायर कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। मतलब जेड वाले भी हमारे पास वायर इनफाइनाइट है बोथ साइड से, ठीक है। और हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है -3, 4, 5 पर, जो कि ये वाला पॉइंट है एक्स वाई जी में, और वायर मेरे पास यूँ इनफाइनाइट पे जा रहा है। सबसे पहला काम कि जो जेड वाला पार्ट होगा, जेड वायर वाले जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगी वो अलग होगी, और वायर वाली जो बनाएगी वो अलग होगी। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ए वाई पे जो वायर है उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हम लोग रॉ पहले डिफाइन करें। 2D में ये डायग्राम कुछ समझ नहीं आएगी, इस वजह से मैंने एक ये वेक्टर जो एप्लीकेशन है ये मैंने यूज़ की है। ये रेड वाले मेरे पास एक्स एक्सिस है, और ये ग्रीन वाले जो मेरे पास वाई, और ये ब्लू वाला जो मेरे पास जेड एक्सिस है। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, एच पॉइंट -3, 4, 5, ठीक है। अब ये नीचे जो ब्लैक जो लाइन आपको दिख रही है ये पूरी वायर की लाइन है, और ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमारा एच जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी होती है, और जहाँ पे वायर ख़त्म हो रहा होता है, हमने इस पॉइंट को जहाँ वायर ख़त्म हो रहा है उस पॉइंट पे मिलाना है। और फिर यहाँ पे भी हम यही काम करते हैं कि इस पॉइंट को जहाँ पे वायर उस साइड पे ख़त्म हो रहा है उस पॉइंट पे मिलाना है। क्योंकि ये वायर जो है इनफाइनाइट पे जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, और हमें नहीं पता ये कहाँ पे जा रहा है, तो इस वजह से इसको मैंने बहुत आगे तक लेके गया हूँ, मेरी पर्पल वाली लाइन जो है, और ये कभी ना कभी जाके ये वायर जो है मिलेगा। और मैंने एज्यूम किया ये वायर आगे जाके मिल गया, यहाँ भी मैंने एज्यूम किया ये वायर जो है ये पॉइंट आगे जाके मिल गए, इनफाइनाइट पे जाके मिले। और फिर दूसरा काम ये होता है कि हम लोग एक रॉ डिस्टेंस लेते हैं, जो हमारा वायर होता है उसके परपेंडिकुलर हम डिस्टेंस लेते हैं उस एच की तरफ, ठीक है। अब सबसे पहला काम ये होता है कि रॉ को जो है हमारे पास उसे मालूम करना। अगर मैं ये वाला केस देखूँ, ये वाली लाइन और ये दोनों जो है ये वाली लाइन इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी, और यहाँ पे ये रॉ है, तो अगर मैं इसके साथ देखूँ तो मैं रॉ को ऐसे फाइंड नहीं कर सकता, या मैं इसके साथ देखूँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो मैं इसके ज़रिए भी रॉ को फाइंड नहीं कर सकता। तो अगर मैं अपने डायग्राम को थोड़ा मोड़ता हूँ तो मुझे इस जगह पे एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आता है कि रॉ जो है इस प्लेन पर है। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन रहा है कि अगर मैं एस से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो वो मेरे पास ये एक्स और वाई प्लेन में एक पॉइंट मिल जाएगा, जो कि पॉइंट क्या होगा मेरे पास 3,4 होगा, एक्स का 3 और वाई का 4 पॉइंट, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं रॉ फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, देखें आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ तो मतलब ये परपेंडिकुलर मेरे पास ये हो गया, ठीक है, और ये वाली मेरे पास बेस हो गई, तो मैं हाइपोटेन्यूज मालूम कर सकता हूँ यहाँ से। और परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, अगर मैं गौर से देखूँ, परपेंडिकुलर जो कि ये पूरा एक्सिस इस 0 से लेके पूरा इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था कितना था, ये 5 था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास 5 हो गया, और बेस मेरे पास कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, इधर से इधर तक। तो बेस मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब 0 से 3 तक। तो बेस मेरे पास 3 है और परपेंडिकुलर मेरे पास 5 है। तो इसी तरह मैंने रॉ फाइंड किया है कि बेस मेरे पास 3 और परपेंडिकुलर 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यहाँ से मेरे पास ρ√34 आ गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। ये α1 180 कैसे हुआ, α2 0 कैसे हुआ। एक्सटीरियर एंगल है मतलब जो बाहर वाला एंगल जो होगा, ठीक है। इसके लिए हमें ये पता लगाना होगा कि करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पर है। तो करंट की डायरेक्शन आपको सवाल में ही पहले बता दी थी कि पॉजिटिव ए वाई की तरफ है, मतलब करंट यहाँ से यूँ
फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल मतलब अल्फा 1 एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला एंगल को यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो करंट यहाँ से यहाँ शुरू हो रहा है, तो अल्फा 1 ज़ाहिर है यही होगा और अल्फा 2 इस पार्ट में होगा मेरे। अल्फा 1 क्या होगा एक्सटीरियर और अल्फा 2 इंटीरियर। अब ये लाइन चूँकि इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, मतलब अगर ये पर्पल वाली लाइन जो इसको मैं आगे लेते चल जाऊँ लेते चले जाऊँ, ठीक है, तो ये इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल आती जाएगी और फिर मैं इसे और लेते चले जाऊँ तो ये और पैरेलल इसलिए ब्लैक वाली लाइन के पैरेलल आती जाएगी। मतलब ये वाला एंगल जो है ये और बढ़ता जाएगा और फिर आगे जाके जब इनफाइनाइट पे ये दोनों मिल जाएंगी तो ये पूरा एंगल जो है कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल अल्फा 1 180 बन जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे मैंने 180 लिखा है। अब ये वाले एंगल के साथ क्या होगा, जब ये वाली जो पर्पल वाली लाइन है ये स्क्वायर के साथ इनफाइनाइट पे आगे जाके मिलती जाएगी, मतलब ये लाइन कुछ फिर इस तरह हो जाएगी और फिर यही वाली लाइन फिर कुछ आगे जाके हो जाएगी और फिर ये वाली लाइन कुछ आगे जाके और फिर ये एक वक्त आएगा कि बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगी और ये वाला एंगल जो है मेरे पास कम होता जाएगा। इनफाइनाइट पर आके ये वाला एंगल जो है मेरे पास 0 हो जाएगा। तभी मैंने यहाँ पे अल्फा 2 जो है वो 0 लिया, ठीक है। कॉस अल्फा 1 मैंने निकाला -1 आया, कॉस अल्फा 2 1 निकाला। अब मेरे पास जो है ये बायो-सावर्ट लॉ के जो मेरे पास इक्वेशन है इसके अंदर मैंने इसे रख दिया और ये मेरे पास ए फाई की डायरेक्शन में मेरे पास इक्वेशन आ गई इन सारी चीज़ें रखने के बाद। अब इस ए फाई को हमने सॉल्व करना है। ए फाई बराबर होता है ए एल क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए रॉ के साथ, ठीक है। ए एल हमारे पास क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो हो रही होती है वही डायरेक्शन हमारे पास ए एल की होती है। इस डायरेक्शन में मेरे पास करंट फ्लो हो रही है जैसा कि सवाल में बताया है, तो ए एल की डायरेक्शन की मतलब ये होगी और ये वाली डायरेक्शन किस चीज़ की है, पॉजिटिव ए वाई की, ठीक है। तो तभी मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ए वाई लिखा है। अगला ए रॉ जो कि यूनिट वेक्टर है, इसे अब हमने सॉल्व करना है। ये मेरे पास कैसे बना ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को सॉल्व करना है। ए रॉ जो है यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय और उसका मैग्नीट्यूड। तो हम पहले देखते हैं कि ए रॉ की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे हमने रॉ वाला वेक्टर जो है ये हमने ड्रॉ किया था और ए रॉ को भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसे रिजॉल्व करते हैं तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक बेस वाला कंपोनेंट, ठीक है। और ये मेरे पास इसका रिजल्टेंट होगा रॉ, ठीक है। अब ये वाले वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, ये वाले वेक्टर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ये रिजॉल्व करने तो आता होगा, ये तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो ये मेरे पास जो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव ए एक्स मतलब नेगेटिव -3 ए एक्स की तरफ है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 है। तो ये वाला वेक्टर मेरे पास क्या आया -3 ए एक्स, ठीक है। और ये ऊपर जो जा रहा है वेक्टर इसकी डायरेक्शन z की तरफ है और ये पॉजिटिव ए जेड है, इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना था 5, ठीक है। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मेरे पास क्या बना टोटल वेक्टर। अगर मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करता हूँ, ठीक है, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये वाला वेक्टर आ जाता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इस वेक्टर को जब मैं ऐड करूँगा तो इसी के वेक्टर को मैं इन दोनों के वेक्टर को ऐड करने के बाद उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँगा तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया कि मेरे पास जो वेक्टर फॉर्म हुआ वो कुछ ये फॉर्म हुआ -3 ए एक्स और फिर 5 ए जेड। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तभी तो मेरे पास रिजल्टेंट बना ए रॉ। लेकिन ए रॉ मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए था, इस वजह से मैंने इस वेक्टर को डिवाइड किया उसी के मैग्नीट्यूड से। जैसे कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड जब मैंने निकाला 134 आया। फिर मैंने इस ए रॉ को पुट कर दिया इक्वेशन 1 में जो मैंने यहाँ पे ये बनाई हुई थी। वैसे ही 0.2729 1/√34 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ बनी ए एक्स की डायरेक्शन में, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ बनी ए एक्स की डायरेक्शन में और जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ बनी ए जेड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो एच वाई हमारे पास जो है ये आ गया। अब हम काम करेंगे एच जेड के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा वायर है 20 एम्पियर जिसमें करंट फ्लो हो रही है वो -E जेड की तरफ मतलब ए जेड में वो पूरा वायर है और करंट की डायरेक्शन -Z की तरफ है, ठीक है।
तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि रॉ फाइंड करना। ये हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। ये मेरे पास जेड एक्सिस है पूरा, और करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास एच पॉइंट है जो कि 3,4,5 के ऊपर है, -3, ठीक है। मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में -3 और पॉजिटिव वाई में मेरे पास 4 और पॉजिटिव जेड में मेरे पास 5। तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। और फिर हमने इस वायर के ऊपर यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, जिसे मैं रॉ कहता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब आगे पहला काम हमारा क्या होता है कि रॉ फाइंड करना। अब इस रॉ को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे भी वही सेम केस है कि मेरे पास वायर जो है इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है ऊपर बिल्कुल, और यहाँ पे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है नीचे बिल्कुल। तो इस पॉइंट को मैंने उसी वायर के साथ मैंने अटैच करना है। यहाँ पे भी इस पॉइंट को मैंने उसी वायर के साथ अटैच करना है जहाँ पे एंड हो रहा है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आगे जाके वायर अटैच हो गई, क्योंकि मैंने आपको एंगल करके दिखाना है यूँ करके, ताकि समझ आ जाए। अब ये जब करंट फ्लो ऊपर से नीचे हो रही है, तो मतलब करंट ऐसे मतलब यूँ फ्लो हो रही है, तो पहली वाली जो मेरे पास पार्ट होगा उसमें मेरे पास α1 बनेगा जो कि एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। और दूसरे वाले पार्ट में मेरे पास α2 बनेगा जो कि इंटीरियर एंगल होगा। अब जब ये पॉइंट अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास इनफाइनाइट पे जाके ये दोनों मिलेंगे, तो ये वाली लाइन आगे जाके फिर यूँ हो जाएगी, और फिर ये वाली लाइन आगे जाके और फिर स्ट्रेट हो जाएगी, और फिर स्ट्रेट हो जाएगी। तो फिर ये वाला एंगल जो होगा इन दोनों के दरमियान, ये बढ़ता जाएगा और फिर इनफाइनाइट पर आके ये 180 हो जाएगा। तो α1 यहाँ पे 180 हुआ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे α2 के साथ भी मेरे पास ऐसे हुआ, और α2 यहाँ पे 0 होगा। तो तभी मैंने यहाँ पर अपने अगर, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ α1 जो है 180 और α2 यहाँ पे 0 है, ठीक है। cos α1 और cos α2 मैंने निकाल लिया ताकि डायरेक्ट मैं वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे पुट कर दूँ। अब रॉ हमें फाइंड करना है, पहला काम। α1 α2 तो हमने कर ही लिया, खैर। तो रॉ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम केस यहाँ पे मेरे पास रॉ में इस सिचुएशन, ये वाली जो सिचुएशन है, यहाँ से मैं रॉ फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो मेरे पास लाइन है ये इनफाइनाइट पे जा रही है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट पे जा रही है। तो अगर मैं अपनी डायग्राम को थोड़ा यूँ कर देता हूँ थोड़ा करीब से, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये अगर मैं इस प्लेन के ऊपर देखना चाहूँ, ये और ये वाले प्लेन की मुझे चीज़ें पता हैं, जो कि ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 4 है और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास जो है 3। अगर मैं ऊपर टॉप व्यू से इसको देखूँ तो ये मेरे पास रॉ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास रॉ बना है। तो यहाँ पे फिर अगेन पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकता हूँ कि मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल ये बना है। ये डिस्टेंस y वाला डिस्टेंस है जो कि क्या है 4 है, और ये वाला डिस्टेंस 3 है, ठीक है। तो ये मेरे पास बेस हो जाएगी और ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। या मैं यहाँ से देखूँ, ये मेरे पास बेस हो जाएगी और ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इन दोनों को स्क्वायर करके मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो 3 और 4 में तो मेरे पास जो है 5 आ जाता है। फिर इन सब की वैल्यूज़ को मैं पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास HZ आ जाता है 0.6366 A5 की डायरेक्शन में। अब इस फाई को दोबारा हमने सॉल्व करना है। A5 मतलब बराबर है AL और क्रॉस A रॉ के, क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों यूनिट वेक्टर का। AL मैंने पीछे ही बताया था कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी हम उसी डायरेक्शन में लेंगे, और करंट सवाल में ही हमें बता दिया था -AZ की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमने फिर अगेन यूनिट वेक्टर लेना है, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर हम देख लेते हैं कैसे A रॉ को हम रिजॉल्व करते हैं। A रॉ यहाँ से यूँ है, अगर इसका मैं एक ये वाला पार्ट देखूँ, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ तो इसके 2 पार्ट आएंगे, एक इसका बेस वाला पार्ट और एक परपेंडिकुलर वाला पार्ट, ठीक है। मतलब इसका एक ये वाला पार्ट और एक इसका ये वाला पार्ट। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक वेक्टर मेरे पास ये बन जाएगा यहाँ से यूँ, और दूसरा वेक्टर मेरे पास इधर से यूँ बन जाएगा, सही है। तो ये वाला वेक्टर जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, 3 यहाँ से यूँ जा रहा है और दूसरा वाला वेक्टर मेरे पास यहाँ से यूँ जा रहा है, और ये स्ट्रेट बिल्कुल इधर से यूँ जा रहा है। अब ये वाला वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है मेरे पास 3 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन नेगेटिव में। ये वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मेरे पास
वाई की डायरेक्शन में है और ये 4 है और पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में, इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड कर दूंगा और फिर उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया हुआ है, मतलब -3ax प्लस 4ay उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास a फाई आ गया है, ठीक है। और यहाँ से मैंने 5 जो है बाहर निकाला है। इक्वेशन 1 में दोबारा मैं इनको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास HZ आ जाता है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने जो है इस नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मैंने दो पार्ट में डिवाइड की हुई थी, एक y वाली और एक z वाली। इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। जो एक जगह मसला हो रहा था यहाँ पे, वो HY वाले पार्ट में मसला हो रहा था, इस जगह पे कुछ आंसर जो है सही नहीं है बुक में इस पार्ट में इस जगह पे मसला हो रहा था। मेरे ख्याल में यहाँ पे 5 आ रहा है या क्या आ रहा है, कुछ प्लस माइनस का बुक में मसला है। खैर ये आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको जो आंसर आ रहा हो, मैंने तो ऐसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है।